एक संधि है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। अब दो संधियां होती है, कितनी संधि? एक फर्स्ट और एक सेकंड। इलाहाबाद की दो संधि, एक संधि हो रही है और एक संधि हो रही है 1765 में। ठीक है, संधि करने वाला है कौन? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज, एक तो कौन हो गया? पहली संधि किसके साथ हुई? मुगल शासक शाह आलम और साथ साथ में बंगाल का नवाब। किसका नवाब? लेकिन बंगाल का नवाब जो था कौन था? मीर जाफर। लेकिन संधि से पहले मीर जाफर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसका जो दूसरा पुत्र था वो नवाब बन गया, समझ गया? तो उसके साथ क्या होती है? संधि होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसका नाम था नज्म दौला। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? बंगाल का नवाब। जब युद्ध हुआ बक्सर का, तब तो गवर्नर वो नवाब कौन है? मीर जाफर। वो 64 की बात है, किसकी? और ये कब की है? 65 में। उसकी मृत्यु हो गई और बंगाल का नया नवाब कौन बन गया? उसका दूसरा पुत्र, जिसका नाम क्या है? नज्म दौला। तो पहली संधि ये हो रही है किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। अब इस संधि में कुछ शर्तें हैं साहब। क्या है? जो शर्तें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर, किसके अंदर? उड़ीसा के अंदर सारे के सारे दीवानी अधिकार, कौन से अधिकार? राजस्व वसूली के अधिकार सारे किसको दे दिए गए? अंग्रेजों ने ले लिए साहब। पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, कड़ा और इलाहाबाद, ये दो क्षेत्र दे दिए गए किसको? शाह आलम को। कौन कौन से? कड़ा और इलाहाबाद। अब ये कड़ा और इलाहाबाद पड़ता था अवध में। किसमें पड़ता था? अवध वाले से लेकर इसको दे दिए। आगे दूसरा आएगा वो फिर अवध वाले को देगा। यहां इसको लिए, इससे पैसे ले लिए, अब वापस लौटाएंगे तब उससे पैसे ले लेंगे। कहा वापस? हम आपको वापस दे रहे हैं तो ली क्यों थे? समझ में आ गए? तो यह बड़ा खेल था, क्योंकि खेल एक ही था, केवल और केवल पैसा। ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा, बंगाल में क्या लगा दिया गया? द्वैत शासन, दोहरा शासन। बंगाल में क्या लगाया गया? द्वैत शासन। ध्यान रखिएगा। दायरे की, ये इस संधि की क्या थी? शर्तें थी। पहली चीज ध्यान रखिएगा। डायरकी में भी दो चीजें आपको बता देता हूं फिर। बंगाल में कौन सा शासन? द्वैत शासन। एक थी निजामत और एक था अधिकार, कौन सा? दीवानी। दो प्रकार का शासन चलेगा। कहां पर? बंगाल में, जिसे क्या कहा गया? डायरकी कहा गया, द्वैत शासन। एक था निजामत वाला शासन। कौन सा? निजामत। इस निजामत में काम क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन का। किसका? और इस पर नियंत्रण किसका होगा? ना, इतनी गलती क्यों करेंगे ये? नवाब को कहा आप क्या संभालोगे? एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा था दीवानी, मामला किससे संबंधित? कर या राजस्व से संबंधित। और वो किसके हाथ में?
अब आप समझ लीजिए कि प्रशासन तो करेगा सारा खर्चा, उन सब का जो सारा खर्चा, सारा मैनेजमेंट तो कौन करेगा? नवाब। और पैसा कौन वसूला करेंगे? सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं अराजकता फिर वापस पैदा होगी। कहां पर? बंगाल के अंदर। समझ में आ गई बात? और बाद में इस द्वैत शासन को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा, स्थिति खराब हो जाएगी। ये जो द्वैत शासन लगाया है, इस द्वैत शासन को एक इतिहासकार है जिसका नाम है के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर, इसने इस द्वैत शासन को क्या कहा? डाकुओं का शासन। ये ध्यान रखिएगा। तो बंगाल में द्वैत शासन सबसे पहले किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव के अंदर। समझ में आ गई बात? आगे हटाएगा कौन? आगे पढ़ेंगे, वारेन हेस्टिंग्स हटाएगा। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। द्वैत शासन का मतलब शासन पर कंट्रोल कितने लोगों का? दो लोगों का। एक किसका? नवाब का, और एक किसका? कंपनी का। नवाब के हाथ में क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होगा? और कंपनी के हाथ में क्या होगा? राजस्व होगा। और मैंने आपको कहा बंगाल को जितना खोखला किया जा सकता था उतना खोखला कर दिया गया। ये जो है, ये समय ध्यान रखिएगा, ये 1665 के बाद का समय। इसी समय इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हो रही है। क्या हो रही है? इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बंगाल से सब कुछ लूटकर कहां ले जाया गया? इंग्लैंड में ले जाया गया। और इंग्लैंड के अंदर रेवोल्यूशन हो गया। क्या? औद्योगिक। आप समझिए, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हो गया। उसका कारण केवल और केवल क्या था? बंगाल। और हर कोई चाहता था किस पर नियंत्रण किया जा सके? बंगाल पर। क्योंकि मैंने आपको कहा था बंगाल प्रोस्पेरिटी, अर्थव्यवस्था में सबसे संपन्न स्टेट, उसका क्षेत्र कितना बड़ा था? बंगाल आज की तारीख में बिहार, और आज की तारीख में उड़ीसा, इन सब को सम्मिलित करके कौन सा स्टेट बनता है उस समय का? हाँ, जो बांग्लादेश जो है उसको इसमें और ऐड करो तो आप अंदाजा लगाओ कि बंगाल कितना बड़ा। तो हर किसी की नजर किस पर थी? बंगाल पर। दूसरी संधि किसके साथ हुई? यहां पर दूसरी लिखिए। दूसरी संधि, एक तरफ कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, और साथ में कौन है? सुजाउदौला। सुजाउदौला कहां का है? अवध का। इसको शाह आलम को, किसको? शाह आलम को रखते हैं। उसके बाद मराठे, कौन से? मराठे इसको यहां से निकाल कर ले जाते हैं। किसको? और कहते हैं तुझे इलाहाबाद में रहने की जरूरत, तू कहां जाकर बैठ? दिल्ली में। इसमें जब मराठे मुगल शासक को कहां बैठाएंगे? दिल्ली में बैठाएंगे, तो मराठों का प्रभाव क्या होगा? स्थापित हो जाएगा। इसके बाद उठते ही कौन है? मराठे। और फिर मराठों को डिक्लाइन करते हैं वापस कौन? अंग्रेज। समझ में आ गई बात? और मराठों की सहायता से डिक्लाइन करते हैं किसको? हैदर अली को। किसको? हैदर अली। आपस में सबका यूज करते हैं। और मैंने कहा सब व्यक्ति एक तरफ नहीं सोचते थे, सब अपने हितों को सोच रहे थे, और अंग्रेज भी अपने हित को सोच रहे थे। और उनका एक ही हित है, अपना देश। कौन सा? और अपने वाले करते ना, देश नहीं, अपना इलाका। कौन सा? तो अब इलाका करते करते हालत ये हो गई। तो यहां ध्यान रखिएगा, संधि हो गई। इस संधि में भी कुछ शर्तें थी। पहला था चुनार का दुर्ग। किसका? चुनार का जो दुर्ग है वो किसको मिल गया? कंपनी को। समझ गया? एंट्री गेट था मैंने कहा पूर्व का, तो किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। दूसरा, अवध में पूर्ण रूप से व्यापार करने की क्या मिल गई? छूट मिल गई। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये आदमी वैसे भी आप आगे पढ़ोगे, ये सुजाउदौला वो है जिसने पानीपत का जो थर्ड लड़ाई हुई थी 1761 के अंदर, किसके अंदर? उसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था मराठों के
विरुद्ध, ये वही कैरेक्टर है। तो आपस में लड़ते मरते रहेंगे और कहानी इनकी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इलाहाबाद की संधि कितनी संधि? दो, एक, दूसरी, पहली रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम। और शाह आलम कौन है? मुगल शासक। कौन है? याद रखो थोड़े से कैरेक्टर को। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद, किसके बाद? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक अगर कोई शासन कर रहा है, उत्तर मुगल काल का सबसे लंबा कार्यकाल इसी का है। लगभग आप ये मान के चलो 1759-60 के आसपास से लेकर लगभग 1806 तक, 1806 तक यही शासन रहा है। लगभग 40-45 साल उत्तर मुगल जो पोस्ट मुगल पीरियड है उसमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? शाह आलम का है। आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, कौन सा, तो उस समय मुगल शासक कौन था? आपको ये याद रखना, कौन था? शाह आलम। ठीक है। नजमदौला कौन है? मीर जाफर का पुत्र। किसका? और साथ साथ में कौन है? बंगाल का नवाब। इनके साथ पहली संधि हो गई। दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव ने किसके साथ करी? सुजाउद्दौला। ठीक है। एक लाइन नीचे लिख लो जो मैंने आपको बोली थी, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक और स्वर्ग से आया हुआ कमांडर माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक और स्वर्ग से आया हुआ कमांडर। आगे एक दो लाइनें हैं, अपने 10-12 गवर्नर्स को पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण गवर्नर्स हैं। उसमें आएगा कौन? रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से आएगा। समझ में आ गई बात? तो दो चीज याद रखनी है, स्वर्ग से आया हुआ कमांडर और दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये चैप्टर यहां पर आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया है। एक छोटा सा चैप्टर और है जिसको लिखते हैं अवध। कौन सा? अवध। और लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, अवध के नवाब। किसके? अवध के नवाब। अवध को तो जानते होंगे, अरे अवधपुरी, श्री राम, श्री राम वाला वही इलाका। समझ में आ गया? अवधपुरी का। ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा। हाँ, किसी को नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, यूपी वाला। कौन सा? यूपी के अंदर। ठीक है, अवध। अब अवध का जो पहला नवाब था, फर्स्ट नवाब, जिसे सादत खां कहते हैं, सादत खां, ये पहला नवाब है और इसे ही अवध का क्या माना जाता है? संस्थापक, रियल फाउंडर माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पहला संस्थापक है साहब। लगभग मान के चल सकते हो, अगर सन की बात करें तो लगभग 1722 से 24 के आसपास इसने संस्थापक अलग से स्वतंत्र कर दिया। किसको? अवध को। अवध को क्या कर दिया? स्वतंत्र। पहली चीज। अब इस समय दिल्ली का एक शासक था, दिल्ली में मुगल शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का शासक था। उसको जिन शासकों ने गद्दी पर बैठाया, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, उनको बैठाने वाले जो थे उनको कहा जाता था सैयद बंधु। क्या कहा गया? ये दो व्यक्ति थे, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फर्रुखशियर को गद्दी पर बैठाया। किसको? उसके बाद रफीउ दरजात को, रफीउ दौला को, और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। यानी कि इनको कहा जाता है किंग मेकर। क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। इन्होंने मुगल 4 शासकों को गद्दी पर बैठाया। जब इनको लगा मौका ये आदमी काम का नहीं है, इसको मार दो, दूसरे को बैठा दो। समझ में आ गया? तो जब मोहम्मद शाह रंगीला को इन्होंने गद्दी पर बैठाया तो मोहम्मद शाह रंगीला को लगा यार सबसे पहले इलाज इन्हीं का करो, क्योंकि काफी लंबे शाम से क्या कर रहे हैं, सबका इलाज कर रहे हैं। तो इस सादत खां की सहायता से इन सैयद बंधुओं की क्या कर देगी? हत्या कर दी गई। ध्यान रखिएगा, ये सैयद बंधु बड़े काम के हैं। आप मराठों में पढ़ोगे, मराठों के साथ इन्होंने संधि कर ली, पहले पेशवा के साथ। किसके साथ?
और पेशवा के साथ संधि करके पेशवा मान लिया गया, छत्रपति को भी स्वीकार कर लिया गया, और दक्षिण के अंदर टैक्स वसूली का अधिकार भी किसको मिल गया? मराठों को। दे कौन रहा है? दिल्ली में बैठा फर्रुखसियर, कह रहा है मेरे से पूछ ही नहीं रहे, और सारा काम खुद ही खुद करते जा रहे हैं। तो फर्रुखसियर ने विरोध किया, तो सैयद बंधु ने कहा मराठों के साथ संधि तो हो गई है, चलो दिल्ली, मराठों को लेकर दिल्ली चलते हैं और फर्रुखसियर की हत्या कर देते हैं। किसकी? आई समझ में? तो ये बड़े खिलाड़ी आदमी थे। कौन से? सैयद। तो लिखिए सैयद बंधुओं की इन्होंने क्या करी? इसने हत्या करवा दी। सैयद बंधु ब्रैकेट में एक शब्द लिख लो, बाद में पढ़ेंगे इसको, किंग मेकर। हत्या। जब हत्या कर दी तो आपको पता है दिल्ली में इसका प्रभाव बढ़ गया कि मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा यार मेरी जो समस्या थी उस समस्या को तूने समाप्त कर दिया, और इसने फैजाबाद को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया, कैपिटल। फैजाबाद को क्या बना दी? राजधानी। और इस फैजाबाद का अभी नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अभी वर्तमान में फैजाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? अयोध्या किया गया। ध्यान रखिएगा। पहला कैरेक्टर ये है, ठीक है। दूसरा इसका नवाब आता है जिसका नाम है सफदरजंग। दिल्ली में एक इलाका है, अगर आप दिल्ली कभी गए हो तो दिल्ली के अंदर एक इलाके का नाम ही क्या है? सफदरजंग। वो इसी के नाम से है। इसने जो मुगल शासक है उनकी क्या करी? सहायता की, और जिससे मुगल शासक ने इसको अपना क्या बना दिया? वजीर बना दिया। मुगल शासकों की इसने क्या करी? सहायता करी। तो मुगल शासकों ने इसे अपना क्या बना दिया? वजीर। जब वजीर बना दिया तो इसका प्रभाव दरबार में क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो मुगल शासक से इसका क्या हो गया? मनमुटाव हो गया, और इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया मुगल शासक के खिलाफ ही। जब विद्रोह कर दिया तो विद्रोह में ये क्या हो गया? पराजित हो गया। पराजित हो गया तो चुपचाप कहां चला गया? अवध वापस लौट गया। अवध में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो लिख लीजिए, पहली चीज तो ये लिखिए, ये अपने आप को वजीर नवाब कहता था। क्या कहता था? वजीर। और साथ साथ में नवाब तो हुई, तो नाम ही क्या रख लिया? वजीर नवाब। और मुगल शासक के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह। और विद्रोह में क्या हो गया? पराजित। और पराजित होने के बाद चुपचाप दिल्ली छोड़कर कहां चला गया? अवध। और अवध में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह, पराजित, पराजित होने के बाद अवध में जाकर मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद वो कैरेक्टर आता है जिसको आपने बक्सर के युद्ध में पढ़ा है, सुजाउदौला। कौन बनता है? इसके बाद नवाब कौन बन रहा है? सुजाउदौला। लिखिए अगला, सुजाउदौला। अगला नवाब, अगला नवाब। पहला काम तो ये क्या करता है? जो मुगल शासक है कौन सा? शाह आलम सेकंड, उसका इलाहाबाद में क्या करता है? स्वागत करता। इलाहाबाद में
स्वागत करता है। क्यों करता है? क्योंकि शाह आलम का अपने वजीर से क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये सरक कहीं पर ही क्या लेता है? शरण लेता है। वो शरण कहाँ लेता है? इलाहाबाद में शरण लेता है। कौन देता है शरण? किसको देता है? शाह आलम। शाह आलम कौन है? मुगल शासक। क्योंकि इसका वजीर होता है जिसका नाम होता है इमाद उल मुल्क। वो विद्रोह कर देता है, उससे बचने के लिए कहाँ चलाता है? इलाहाबाद में। एक चीज तो इसके बारे में ही ध्यान रखना। दूसरी, मैंने आपको कहा इसके समय क्या हुआ है? पानीपत का थर्ड युद्ध। कब? 1761 में। और ये किसका साथ देता है? अफगानों का। अफगानों की सहायता करता है। अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली को सहयोग मिल जाता है, मराठों को सहयोग नहीं मिलता। समझ में आ गया? तो ना तो राजपूत सपोर्ट करते हैं, ना जाट सपोर्ट करते हैं। किसको? मराठों को। और मराठे इस युद्ध में हार जाते हैं और मराठों का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ये जान के। और एक महत्वपूर्ण तो आपको पहले लिखा है, कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है। किसको शरण दी? शाह आलम को। शाह आलम कौन है? मुगल शासक। दूसरा, इसके समय कौन सा युद्ध हुआ? और पानीपत के युद्ध में किसकी सहायता करी इसने? अफगानों की सहायता करी। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और तीसरा, इसका समय कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। साथ में डैश करके अंग्रेज लिख लो, जिससे पता लग जाए किसके खिलाफ हुआ? अंग्रेजों के ब्रैकेट में कंपनी के खिलाफ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शासक जो बनता है उसका नाम है आसफ दौला। नेक्स्ट नवाब कौन बना? आसफ दौला। ठीक है। आसफ दौला के समय दो छोटी छोटी संधियां होती है, ध्यान रखिएगा। एक है बनारस की संधि 1773 में, और एक है फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में। दो ट्रीटी करता है। किससे? अंग्रेजों से। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? वारेन हेस्टिंग्स। अब गवर्नर कौन बन गया? वारेन हेस्टिंग्स। अगला नवाब आसफ दौला बन रहा है। आसफ दौला के समय क्या हो रहा है? अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर रहा है। दो ट्रीटियां कौन कौन सी? एक बनारस की संधि और एक फैजाबाद की संधि। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है? संधि कर लेता है, और संधि के दौरान कुछ शर्तें रखी जाती हैं। कुछ शर्तें रखी जाती है, और शर्तें ये होती हैं कि आप जो अवध की बेगम्स हैं उनका संरक्षण करोगे और उनकी संपत्तियों को बचाओगे। ये कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संधि के कुछ समय के बाद अपने अधिकारी को भेजता है और कहता है जो भी धन है हड़प ले, कोई दिक्कत नहीं। जब ये हड़पने की बात ब्रिटिश साम्राज्य को पता लगती है, समझ में आ गया? जब ब्रिटिश साम्राज्य को पता लगती है तो इस व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ, क्योंकि इसने शर्तों का क्या किया है? उल्लंघन किया है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक बनता है, या नेक्स्ट जो बनता है, उसका नाम है वाजिद अली शाह। कौन सा? और वाजिद अली शाह के समय 1857 की क्रांति हो रखी थी और अंग्रेज अवध को हड़प लेते हैं, और अवध हमेशा के तरह किसके हाथ में चला गया? अंग्रेजों के हाथ में चला गया। इसको ध्यान रखिएगा।
एक चीज ये लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए लास्ट, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अगला नवाब, और इसके समय गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी एक दिमाग लगाता है और 1856 में अवध पर किसका आरोप लगा दिया? कुशासन का, भ्रष्टाचार का, करप्शन का लगा दिया। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को किसमें मिला लिया? ब्रिटिश साम्राज्य। कब? 1856 को। वो अवध जो हमेशा से सहायता दे रहा है किसकी? अंग्रेजों की। उसके बाद भी अंग्रेजों ने उसको छोड़ा नहीं, इसलिए क्रांति में विद्रोह अवध के लोगों ने भी किया। अवध के लोगों ने भी, राजस्थान के जब क्रांति होती है नसीराबाद से, तब जो टुकड़ी आती है उसके लोग यही कहते हैं कि आपने कौन सा अपना वादा निभाया, आपने अवध को हड़प लिया। किसको? जबकि अवध तो वो क्षेत्र था जहां से ब्रिटिश सेना को सबसे ज्यादा सैनिक मिलते थे, उसके बाद भी आपने किसको नहीं छोड़ा? अवध को नहीं था। और आधार क्या बनाया? कि शासन इनके हाथ में सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसलिए किसको ले लिया? ठीक है। और वाजिद अली शाह को कलकत्ता में भेजकर कैद कर दिया जाता है। कैद कर दिया कहां पर? कलकत्ता। और ये आपका अवध का चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा, अवध में सबसे पहले सादत खां। आपसे पूछे अवध का स्वतंत्र शासक कौन था? सादत खां। समझ में आ गई बात? और उसने किसकी सहायता करी? मोहम्मद शाह रंगीला की। और किन की हत्या करी? किंग मेकर्स की। किसकी? और फैजाबाद को क्या बनाया? राजधानी बनाया। उसके बाद अगला शासक, अगला नवाब बनता है सफदरजंग। सफदरजंग उच्च पद पर पहुंचता है मुगल दरबार में, वजीर के पद पर। किसके? वजीर के पद पर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बताने भूल गया। जो सबसे पहला लिखा था कौन सा? सादत खां। उस सादत खां के समय एक आक्रमण होता है जिसको कहा जाता है नादिर शाह का आक्रमण। ब्रैकेट में लिख लेना कहीं पर भी। हाँ, इसके समय किसका आक्रमण हो रहा है? नादिर शाह का आक्रमण हो रहा है 1739 में। 1739 के अंदर। नादिर शाह कौन है? ईरान का। कहां का है? ईरान का। नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। और जब नादिर शाह का आक्रमण होता है तो साहब ये जब कुछ कर नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता तो सुसाइड कर लेता है। ये और फैक्ट लिख सकते हो, लिखना चाहते हो। इसने क्या कर ली? सुसाइड कर लिया साहब, क्योंकि आक्रमण को रोक नहीं पाता। दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला बैठा है। मोहम्मद शाह रंगीला का खास आदमी है, लेकिन जब दिल्ली पर आक्रमण हो रहा है तो कुछ कर नहीं पाता। दिल्ली में बड़ी लूटपाट होती है और दिल्ली से सब कुछ ले जाता है कौन? नादिर शाह। इस शर्म के अंदर डूब जाता है कौन? और क्या कर ली इसने? सुसाइड कर लिया। यहां पर चैप्टर इसका क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ में आ गई बात? अब हेडिंग डाल लो नए चैप्टर्स पर। आपने क्या क्या पढ़ा? बंगाल के नवाब पढ़े और साथ साथ में किसके पढ़े? अवध के नवाब। ठीक है। एक चीज और जाएंगे, अवध को बफर स्टेट कहा जाता है। बाईस से 24 के समय तो इसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी है। स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी है किसकी? अवध की। टाइम पीरियड नहीं है इसका, ध्यान रखिएगा। अवध को क्या कहा जाता है? बफर स्टेट। इधर नीचे कौन है? मराठे हैं। मराठों के नीचे मैसूर है, ऊपर बंगाल है। बंगाल और इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा अवध के अंदर।